हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10वीं की पुस्तक को, जिसका नाम गोधूली है, उसको हम लोग देख रहे हैं। धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 7वें चैप्टर पे पहुंच गए, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। अभी से पहले हमने 6 वीडियो को अपलोड कर रखा है और इसके साथ ही हमने मैथ, संस्कृत और सभी चीज़ के वीडियो को अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो, ताकि ये सभी वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनके पास पढ़ने की या किसी तरह की आर्थिक स्थिति में खराब हो। तो यहां से आप पूरा तैयारी कर सकते हो। जैसा कि यहां से हम देखिए, यहां से आप स्लाइड्स में यहां से देख रहे हो, यहां से यह स्लाइड्स में आपको यहां से बताया गया है कि परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है वह जो लिखा गया है वह रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और एक कक्षा का गोधूली पुस्तक 2 को हम लोग भाग 2 को देख रहे हैं। तो धीमे धीमे आगे बढ़ते हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस टेस्ट भी इस पे चलेगा। तो आप चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य। चैनल का जो सब्सक्राइब बटन होता है वह रेड होता है और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन होता है। बेल आइकन जब प्रेस करिएगा तो ऑल ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए धीमे धीमे आगे बढ़ते हो। आज हम लोग अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अपने इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर, आपके स्क्रीन पे देखिए। यहाँ से कहता है रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा ये कौन है? ये लेखक है किनका? तो ये जो लिखे हैं उनका नाम, उस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो एक निबंध है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए VVI पॉइंट है, आप इसको याद रखें कि यह निबंध है। ठीक है ना? आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे कि यह निबंध है। ठीक है ना? निबंध है, ध्यान रखेंगे, यह निबंध है। तो चलिए धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कहता है रामविलास शर्मा जी के बारे में, कहता है हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ऊंच गांव सानी में, ऊंच गांव देखिए यहाँ से, ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। याद रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था वह 10 अक्टूबर 1912 को एक छोटे से गांव ऊंच गांव में सानी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के है। उन्होंने, देखिए यहाँ से आगे बढ़ते, तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में BA तथा 1934 में MA साहित्य में MA किया। MA करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे और 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज आए और 1971 ईस्वी तक वहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में वे आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 में वे सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी का भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। अब यहाँ से हम आपको नोट करने वाले पॉइंट्स को आपको बताते हैं। नोट्स करने वाले पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहले यहाँ जो नोट्स करने वाली पॉइंट है, ये इनका जन्म कर लेंगे, क्योंकि जन्म से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, जन्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, मिलान करने वाले भी आ जाते हैं। लेकिन अब मिलान करने वाले नहीं आते हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, मिलान करने वाले बहुत न के बराबर आते ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से क्या याद रखना है? इनकी मृत्यु को याद रखना है आपको। क्या याद रखना है आपको? यहाँ से मृत्यु को याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ से आपको मृत्यु को याद रखना है। देखिए इनका मृत्यु यहाँ दिया है, निधन का मतलब इनकी मृत्यु, तो आप इसको याद रखेंगे, मृत्यु को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर यहाँ से हिंदी गद्य को, देखिए यहाँ से हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी, देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी रामविलास शर्मा जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ जो भी पॉइंट्स है इसको आप नोट कर लेंगे। यह आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है, यहाँ से बहुत बहुत जरूरी है, मोस्ट VVI है। आगे देखिए, कहता है कि देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्त तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवाद चेतना के आधार पर हुआ।
उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों का के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। आप यहाँ से कुछ भी नोट ना करें, यहाँ से कुछ आने वाला नहीं है। आगे की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ से कहता है कि रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो चुका है। आप इसको नोट कर लेंगे। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, इसको आप नोट कर लेंगे। उनके अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है, यहाँ से आपको दिया गया उनके प्रमुख रचनाओं के नाम क्या क्या है। देखिए यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, भाषा की समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह आप याद रखेंगे, विराम चिन्ह और बड़े भाई। ये इनके इतने सारे जीवनी साहित्य को इन्होंने, इनके जो क्या कह सकते हैं, इनके प्रमुख रचनाओं हैं जो इन बहुत मोस्ट वीवीआई जहां तक हमने हाईलाइट किया। यहाँ से आप उसको नोट ही करेंगे, नोट डाउन ही कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से कहता है कि पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है। इसको भी आप नोट कर लेंगे कि यहाँ जो हम लोग चैप्टर आज देख रहे हैं यह एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन। इसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। आप याद रखेंगे, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से यह क्या है, किंचित संपादन से के संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकरण ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास के क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई विकास समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ से हमने पूरे राइटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से जो भी नोट्स आपको करने वाले पॉइंट्स थे वो हम आपको बता दिए। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से कहता है परंपरा का मूल्यांकन। अब हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, परंपरा का मूल्यांकन। अब यहाँ से आप सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे और जो पॉइंट्स बोले वो आप नोट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ से कहता है जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। यहाँ से आपको बताया गया है कि अगर आप लोग देखिए यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से आपको बताया क्या, यहाँ से देखिए थोड़ा सा चल गया था आगे। देखिए यहाँ से बताया गया है कि अगर जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा उनके लिए आवश्यक है और वे तोड़ना भी चाहते हैं, तो ऐसे वे कर सकते हैं जो लकीर के फकीर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हुए अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकार सकते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से किसे पुकार सकते हैं, तो वे वर्ग जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, आप याद रखेंगे इसको, सामाजिक बुनियादी में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़े। तो कहता है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किसी अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के द्वारा विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य, देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसके रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है
और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुल पॉइंट्स को समझते हैं अभी तक ले जो हमने पढ़ा। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से जो ये चैप्टर लिखा गया है इसमें खास करके साहित्य के युग के बारे में बताया गया है। साहित्य कहने का मतलब यहाँ से जो पुस्तक छपने की जो कला शुरू हुई या यहाँ से जो साहित्य बनने शुरू हो गए, तो यहाँ से इसको इस पॉइंट को लिया गया कि अगर साहित्य में आप लोग अपना परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई उस साहित्य के युग में और कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए जो आप साहित्य के परिवर्तन कर सकते हो। अगर आप आलोचना करते हो तो आलोचना के लिए आपके अंदर उस तरह का गुण होना चाहिए और उस चीज पर आपको पूर्ण पकड़ होनी चाहिए, तो आप उसके लिए आलोचना कर सकते हो, उसको आलोचना करके आप आगे क्या विकास कर सकते हो। और यही पहले से भी देखा जा चुका है कि आलोचना करने से बहुत से ऐसे तथ्य, बहुत से ऐसे रास्ता निकलते हैं जिनसे वे अपने रास्ता को एक सही मार्ग दे सकें। तो उम्मीद है आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ यह भी कहा है कि अगर इसके अलावा अगर साहित्य सीधे संपत्तिशाली, अगर जो साहित्य है वह सीधे संपत्तिशाली वर्गों के देख रेख में रचा गया, कहने का मतलब अगर जो साहित्य, जैसे मान लीजिए कि मेरे बारे में कोई साहित्य रच रहे हैं, मान लीजिए अगर मेरे बारे में अगर कोई साहित्य रच रहे हैं, अगर हम शक्तिशाली वर्ग हैं, हम मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो क्या मेरे बारे में लिखेंगे या किसी और के बारे में लिखेगा वो, तो मेरे बारे में लिखे है ना। तो वही चीज़ यहाँ से कहा गया कि अगर अगर जिसके प्रति अगर साहित्य रचा जा रहा है अगर वह संपत्तिशाली है तो उसके देख रेख में अगर साहित्य रचा जाता है तो सभी उसके ऊपर और वर्ग हित के, मतलब वह अपने जो कमी उसको वह 1% भी नहीं दिखाएगा, वहाँ सिर्फ वही चीज को दिखाएगा जो अच्छा पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़े। और इस तरह से हम लोगों को यह भी पता है कि हमारे जो समाज है उसमें किस तरह से बुराइयां बढ़ती है, क्या बुराइयां नहीं बढ़ती है या उनसे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा अगर बुरा चीज को चाप लिया जाए और खराब चीज को आगे लिया, बुरा चीज को चाप लिया जाए सही, और अच्छे चीज को दिखा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या प्रोग्रेस कर पाओगे नहीं ना। बुरा चीज को दिखाओगे तो उसमें कंट्रोल होगा, उसमें शोध होगा, उसमें अच्छे से तैयारी होगा। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करा गया। तो चलिए समझ में आ गया होगा, आगे के पॉइंट्स चलते हैं। यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले, यहाँ से देखिए कहता है कि यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवाद का थ्रेस्ट विकास हो गया है वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के समान पूरी तरह विरोध बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ टकराते हुए दिखाई दें, उसकी संभावना कम होती है। साहित्य के सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे हर कोई आग जलाकर खाना पकाता है, वही मानव सभ्यता का क्या बन गया, सामान्य तत्व बन गया है। ठीक उसी प्रकार से पहले के भी टाइम में जो था वह संपत्ति वर्ग और बिना संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के लिए एक विरोधी बनकर खड़े होते थे। संपत्ति वाले विरोधी बने होते थे, संपत्तिहीन वाले, संपत्तिहीन बात करें जिनके पास संपत्ति नहीं हो। तो आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, आज थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी, दोनों में होता है। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार करना वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवाद समाज में हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब समझाने का हमको फिर से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कहा है ना कि जो हमारा समाज है संपत्ति वर्गशाली, उसका जो जिस तरह से वह अपने हितों को बांध रखा है, जिस तरह से अपने क्या कह सकते हैं अपने वर्चस्व को बांध रखा है, ठीक उसी प्रकार से जो समाजवादी व्यवस्था में है वह बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार जो संपत्ति वाले वो लोग होते हुए सभी सारे सुख सुविधाओं का सभी सुख सुविधाओं का क्या लाभ उठाते हैं, जबकि वही जो कम पूंजीपति वर्ग वाले लोग हैं उनके पास सभी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, जिससे जो संपत्तिहीन वाले होते हैं वे शोषित हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है
और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। साहित्य साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में अपना जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन के अलावा जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन क्या करता है, बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं होती। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास देखिए यहाँ से बढ़े। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को भी अधिक प्रगतिशील कहा गया है। ध्यान रखेंगे, इस बात को आप नोट कर लेंगे कि सामाजिक, यहाँ से आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती व्यवस्था की अपेक्षा पूंजीवादी जो व्यवस्था को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, अगर पूंजीवादी सभ्यता है तो उसके मुकाबले किसको कह सकते हो, तो समाजवादी व्यवस्था को आप कह सकते हो। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीन के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई। जो जिस तरह से अभी से पहले चरखा का उपयोग किया जाता था, करघा का, उसके मुकाबले जो आज मशीन का व्यवहार, यानी व्यवहार करने का मतलब मशीन का जो उपयोग है ज़्यादातर हम लोग बढ़ा चुके हैं, और उससे उत्पादकता, जो उत्पादन जैसे सामान की जो उत्पादन होती है उसका भी हम लोग मात्रा बढ़ा चुके, बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। देखिए यहाँ से कहा गया है कि कवि स्वयं बिकाऊ माल हो। कहने का मतलब आज के डेट में जो कवि हैं, जैसे कह सकते हो कलाकार, गायक, जो भी चीज़ है, तो क्या यह बिकाऊ है या नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करा गया है। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में, क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उसके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। आप ध्यान रखेंगे, जो दूसरों का साहित्य का नकल, यानी नकल करने का मतलब देख कर किया जाता है, उसे अधम कोटि यानी कम कोटि का माना जाता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। और यह क्या होता है, सामाजिक अर्थसमता का, यह क्या होता है, अर्थसमर्थता का यह सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। देखिए ध्यान रखिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कहे हैं कि अमेरिका ने भी एटम बम बनाया और रूस ने भी एटम बम बनाया, जबकि जब शेक्सपियर के जो नाटक हैं, शेक्सपियर यहाँ एक बहुत पॉपुलर, बहुत इंग्लिश के कह सकते हैं पॉपुलर यह नाटककार हैं, तो इनका जो शेक्सपियर के नाटक जैसी चीज़ का जो उत्पादन हुआ वो द्वारा इंग्लैंड में कभी भी हुआ ही नहीं, कभी भी हुआ ही नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, याद रखेंगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं होता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को भी कुछ नहीं दिया। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से कहता है सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। इस सामंती दुनिया के महान कविता के दो केंद्र थे। याद रखेंगे, इस सामंती जो दुनिया के दो महत्वपूर्ण जो केंद्र रहे हैं वह दो ही रहे, एक भारत और एक ईरान। याद रखेंगे, एक भारत और एक ईरान। आगे बढ़िए तो कहता है कि पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, देखिए यहाँ से
पर रफेल जो एक लड़ाकू विमान है, रफेल लियोनार्डो दा विंच और माइकल एंजेलो इटली की देन है। याद रखेंगे, इटली की यह देन है। यहाँ हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियां में कला का विकास संभव होता है, दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ पे कहने का इसका मतलब यह है कि एक ओर तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो समाज में परिस्थितियां हैं, एक तरफ कला कहने का मतलब जो आर्ट है, जो आर्ट पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कोई कला, नाट्य कला हो गया या किसी तरह का कोई कला का विकास होता है, विकास संभव होता है, लेकिन वही दूसरी ओर जब हम लोग देखते हैं तो वह कला का विकास नहीं होता सामाजिक परिस्थितियां होने के कारण। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कला है, लेकिन आपके अंदर उस तरह का माहौल नहीं, उस तरह का आपके पास क्या कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, उस तरह का आपके पास सामान उपलब्ध नहीं है, तो आप किस तरह से विकास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की पॉइंट्स पे कहा गया है। चलिए आगे पॉइंट्स बढ़िए। तो यहाँ से कहता है, यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका अर्थ यह नहीं, देखिए यहाँ से, इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व के में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। देखिए, अगर आपके अंदर कला है और अगर आपके अंदर दोष नहीं है, अगर निर्दोष है, तो आपके अंदर उसका दोष जरूर, उसका आपके अंदर जो करने की क्षमता है वह बेकार हो जाएगा। और ऐसी कला क्या कहलाती है? निर्जीव कला कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका जो पढ़ने की कला है वह छीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे के लिए जब आप लिख नहीं पाओगे तो पढ़ क्या पाओगे। तो यहाँ से इसी तरह की बात यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियां के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। ये अब अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे है, लेकिन इसको आप नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे कि जो लोग पूजा करते हैं, यानी जो लोग बिगाड़ते हैं, ऐसे समझिए यहाँ से, जो लोग बनाते हैं ना वे लोग बिगाड़ते भी हैं, और जो लोग बिगाड़ते हैं वे लोग बनाते भी हैं। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन, देखिए यहाँ से, अभी जो अंग्रेज कवि है टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य, देखिए, जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह गया, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृत आकाश में ही वैसे जगमगाते नजर आए जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। आप याद रखेंगे इन तीनों का नाम, शेक्सपियर, मिल्टन और शैली, विश्व के संस्कृति में आकाश में आए तीनों कहाँ के थे? तो ये तीनों रोमन ब्रिटिश साम्राज्य के थे। चलिए आगे की ओर बढ़े। तो यहाँ से देखिए कहता है कि साहित्य के विकास के प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसमें कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उसकी असमिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण साम्राज्यों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपने एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और ब्यारन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इसी इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उसमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग न एक काम और करेंगे, आप लोग पुस्तक को जरूर रखेंगे। गोधोली जो किताब है उसको आप अवश्य रखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि बंगाल के लोग
बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल के विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इसका न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे समझाने की यह कोशिश किया गया कि अगर सांसारिक जो साहित्यिक परंपरा का ज्ञान आपके अंदर नहीं हो तो आप में वह चीज़ देखने को मिल जाएगा कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान किस चीज़ पे है, किस चीज़ को लेकर है, कहाँ आपका कम हो रहा है और किस चीज़ में न्यून से भी अधिक है। तो याद रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को आप समझते 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको पूरा याद भी हो जाएगा। चलिए तो आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि एक भाषा बोली जाने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस तरह के अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों का पर मुसीबत आती है तब उसने अपने राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। कौन सी शक्ति बनी? तो ये प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति के ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता को दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोल्स्ताय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता, याद रखेंगे यहाँ से, जारशाही जो तोल्स्ताय हैं यह सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार भी हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्टि होती। इसके साथ सोवियत संघ ने बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म हुआ और यही राष्ट्रीयता एक सामाजिक शक्ति है जैसे वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी हुई थी। उस समय पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। देखिए यहाँ से कुल टोटल बात लेके चले तो यहाँ से कहने का इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो रूसी साम्राज्य हुआ है उसमें बहुत सी जाति या किसी भी राष्ट्र की बात करें तो वहाँ बहुत सी जाति बहुत सी भाषाएं होती है, लेकिन उनका जो साहित्य होता है वह एक जैसा होने की कोशिश में वे सभी जुटे होते हैं। जैसे अगर मान लें कि आपका भाषा हिंदी है और किसी का भाषा मान लीजिए उर्दू है तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों सेम अर्थ निकलेगा, दोनों का सेम अर्थ, लेकिन यहाँ पे जो भाषा दिखाई देगा वो थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो यही साहित्य का लक्षण यहाँ पे दिखाया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है कि जैसे ही वह 1917 में पहले थी जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी हुई थी। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब यहाँ से हम लोगों को बढ़ना था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से, कुछ दूसरे महायुद्ध के से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन के इतिहास का यह अविच्छिन्न प्रभाव बहुत ही निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। बढ़ते सोवियत में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसे भारत की जातियां का है। राष्ट्र के गठन के इतिहास का विचलन यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग यहाँ से पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ रहे थे कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी भारत एक ऐसा देश है अगर भाषा के हिसाब से और बहुजातीय के हिसाब से रखे तो कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, भारत का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में बहुजातीय की जो संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत से भाषी लोग हैं, तो यह और कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता।
यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, यह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। यहाँ जो यह राजनीतिक प्रभुत्व के कायम करके नहीं यहाँ पे स्थापित किया गया है, यहाँ मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण, देखिए यहाँ से, इस देश की संस्कृति से रामायण महाभारत को अलग कर दे, रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास के कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर राजशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असमिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है। देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे थे, पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है, उसका कोई हिसाब नहीं। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उसकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को कि भारत का जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो यहाँ से हम जो पॉइंट आपको नोट कराया उसको ही आप परीक्षा के टाइम पर रटें ताकि आपको जो रिविजन हो सही तरीके से हो सके। देखिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं तो कहता है कि और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसम्मत करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होंगी, साहित्य पढ़ने का उन्हें अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश के इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्यम भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु की संपत्ति बनेगा। यहाँ से कुल टोटल बात करें तो यहाँ पे भाषा से रिलेटेड बात को यह परंपरा और के मूल्यांकन में दिया गया है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि जिस भाषा में बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत नाम सुनते हैं, वे भी इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप के अनेक भाषाओं के साहित्यों का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से परंपरा परिचय गहरा देगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे इसका आंसर भी सेट भी चलेगा। तो आप प्लीज चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। हमने ऊपर की ओर बात किया था कि परंपरा का जो ज्ञान है उन किनके लिए आवश्यक है, जो परंपरा का मतलब नहीं समझ पाते और परंपरा को वह छीन भिन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनके लिए यह बहुत आवश्यक है क्योंकि वह एक पशु मनुष्य के समान नहीं रह करके एक अन्य जीवन जीने लगते हैं और साथ ही उनका विकास ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, यहाँ से हम कुछ आपको वर्क देते हैं। देखिए यहाँ से आप ये काम आप खुद से करिएगा। यहाँ से कहता है कि निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो अगर आप लोग सर्वनाम पढ़ें तो यहाँ से आपको बताना है कि ये सब कौन से सर्वनाम है और इसको आप सही से देखना। और साथ ही यह जो पॉइंट सब निधित लिया गया, आपको किसी भी पॉइंट्स का मतलब नहीं समझ में आता है तो ये सभी पॉइंट्स को आप देख लें, यहाँ से सभी पॉइंट्स को आप देख लें, आपका डाउट जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना सपोर्ट दें हमें, हम आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।